नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर लेते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपसे वादा किया था कि मैं डस्ट और स्मोक पर चर्चा करूंगा। डस्ट और स्मोक, डस्ट यानी धूल के कण या हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे प्रदूषित कण जो हमारे नाक से, हमारे मुख से, हमारे आंखों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हों और वो हमको नुकसान पहुंचाते हों। हमको एलर्जी भी हो सकती है डस्ट से। डस्ट पहले तो एलर्जी ही देता है। डस्ट, अगर आप किसी धूल भरे स्थान से गुजर रहे हैं, आपकी आंखों से पानी आने लगे, आपके नाक बहने लगे, आपको सर छींके आने लगे, आपको गले में खराश होने लगे, तो आप ये समझ लें कि आपको धूल से आपको एलर्जी है। आप तत्काल धूल से बचने का प्रयास करें। जहाँ तक स्मोक और धूल दोनों की बात है, स्मोक यानी धुआं, ये धुआं केवल बीड़ी सिगरेट का ही नहीं हो सकता है। आपके घरों में जलने वाले गोबर गैस प्लांट के धुएं भी, उस गोबर के जो चूल्हे जलते हैं, कंडी और लकड़ी जलता है, उससे भी धुएं हो सकते हैं। धुआं आपके आसपास की चिमनी और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं भी हो सकते हैं। ईंटों के भट्ठों के भी धुएं हो सकते हैं। और विशेष करके हमारे आसपास के वातावरण में जो व्हीकल्स चलती हैं, ऑटोमोबाइल्स जो ऑटो चलते हैं, हमारे 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन, या हम ये कह लें कि जितने भी बाइक या कार, स्कूटर, बस, मोटरसाइकिल जितनी भी चलती हैं, सबसे निकलने वाले धुएं भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जहाँ तक नुकसान की बात है, या हम ये कह लें कि प्रदूषण से हम कितना बच सकते हैं, ये तो हमारे माफ़ कीजिएगा, एक फ़ोन आ रहा था तो मैं ध्यान मेरा उस पर चला गया। मैं ये समझ सकता हूं कि अगर हम ये कहें कि जो धुएं हैं इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, धुएं या स्मोक, बीड़ी सिगरेट पीना, बीड़ी पहले हम बात कर लेते हैं सिगरेट और बीड़ी से। बीड़ी और सिगरेट पीने में हम जब अंदर की ओर खींचते हैं तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का मिला जुला मिश्रण अपने फेफड़े की तरफ अग्रसर करते हैं। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़े में प्रवेश करेगा तो जा करके हमारे फेफड़े की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जिनको हम एल्वुली कहते हैं, वहाँ पे जा करके उस पर अपना विक्षोभ पैदा करेंगे और वहाँ पे जो पतली पतली हमारी आर्टरीज लगी हुई हैं, वेन्स लगी हुई हैं, जो ब्लड कैपिलरीज लगी हुई हैं, उन ब्लड कैपिलरीज को ये ब्लॉक करेंगे और आगे ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक करेंगे, जिससे हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। और फिर ये धुआं हमारे उन एल्वुली की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करेगा और उनमें से जो WBC का परफॉर्मेंस होगा वो कफ के रूप में हमारे फेफड़े में जमता चला जाएगा और फिर शुरुआत हो जाएगी सांस लेने में दिक्कत, सांस छोड़ने पे सीने में दर्द, बुखार, ठंड लगना, खांसी आना, गले में खराश होना, पहले ये लक्षण शुरू होंगे और बाद में हम देखेंगे कि हमारे कार्य करने की क्षमता घटती जा रही है, हमारे डेली रूटीन में हमको थकान आ रही है, हमको भूख नहीं लग रही है, हमारी काम करने में हमारा मन नहीं लग रहा है। ये धीरे धीरे लक्षण जो शुरू होंगे ये सब स्मोक से ही शुरू होंगे। स्मोक का प्रभाव जो हमारे शरीर पे हो जाएगा तो ये वहीं से शुरू हो जाएंगे। हम अगर बात कर लें कि फेफड़े में स्मोक से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों में आपका पहला रोग होगा अस्थमा। अस्थमा में आपको पता है कि श्वसन मार्गों में गंभीर रूप से सूजन हो जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। कभी कभी उनमें गांठ बन जाती है और उन गांठों से भी दर्द शुरू होता है, जिससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई सही नहीं ले पाते, तो हमको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, सांस जल्दी जल्दी फूलने लगती है। एक होता है CPOD, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। इसमें फेफड़े संबंधी इस रोग में सांस के छोड़ने में हमको दिक्कत होती है। सांस ठीक से हम छोड़ नहीं पाते हैं। सांस छोड़ते हैं तो रुक रुक के सांस छोड़ते हैं। हमें लगता है कि हमारी सांस अंदर से फूल रही है और हम अपने आप को सांस लेने में भी हमको समस्या आने लगती है। ये रोग ज़्यादातर उन क्षेत्रों में ज़्यादा देखा गया जहाँ पर लोग भट्ठों में काम करते हैं, चिमनियों के आसपास काम करते हैं, या बहुत प्रदूषित शहर जैसे हमारे बड़े शहर दिल्ली, कोलकाता और आपके लखनऊ शहर भी इससे वंचित नहीं है। सभी शहरों में ये बीमारी फैल रही है। एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी खांसी के साथ बलगम का आना शुरू हो जाता है और ये विशेष रूप से उन लोगों को होता है जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं। अब पहले हम बलगम की एक विशेषता बता दें आपको कि प्रकृति क्या करती है। प्रकृति बलगम को हमारे रेस्पिरेटरी
ट्रैक में, यानी नाक से लेकर के गले और जहाँ पर हमारा ब्रोंक्यूल है वहाँ तक ये म्यूकस मेम्ब्रेन का स्राव इसलिए करती है जिससे बाहरी इन्फेक्शन अगर आया है तो वो कफ के रूप में, नाक के बहने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। ये प्रकृति स्वयं ये व्यवस्था की है। लेकिन जब कभी हमारा ये म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर आने के बजाय नीचे की ओर, लंग्स की ओर प्रोवाइड कर जाता है, और ये तब पड़ता है जब हमारे उसी म्यूकस मेम्ब्रेन पे बाहर के स्मोकिंग करने से या धूल के कण आ जाने से वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो जब ब्रेक होने लगती हैं, उनमें WBC का परफॉर्मेंस ज़्यादा होने लगता है, तो फिर वो नीचे जाकर के कफ के रूप में हमारे लंग्स में जमने लगते हैं और वहाँ पे जाकर के उनकी मात्रा बढ़ने लगती है और फिर वो हमारे लंग्स के जो आयतन है, जहाँ पे हवा का भरना, वॉल्यूम का भरना होना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ऑक्सीजन का, वहाँ पे वो ऑक्सीजन कम होने लगती है। तो फेफड़े में अगर बलगम जमा हुआ है तो उसको भी बाहर निकालने का ही प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि बलगम को वहाँ पे रोके रखने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि वैसे तो हमारा कफ हमेशा आपको खांसने में, खखारने में, थूक निकलता रहता है और गला आपका साफ होता रहता है, नाक आपकी बहती रहती है, आपको छींक आ सकती है, आपके नाक बह सकती है, हल्के सर्दी खांसी जुकाम में अगर आपको नाक बह रही है तो बहुत अच्छे लक्षण है कि आप प्राकृतिक रूप से आपके पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक को प्रकृति साफ कर रही है। लेकिन अगर नाक आपकी नहीं बह रही है और आप जुकाम से पीड़ित थे और कफ लगातार आपको बन रहा है और कफ बाहर नहीं निकल रहा है, तो वो जाकर के आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और तब फिर दिक्कतें शुरू होती हैं कि आप सांस नहीं ले पाते हैं, आपको सांस लेने में थकान महसूस होती है, आप सोने में आपको दिक्कत होती है, आपको बेचैनी रहती है, सरदर्द होता है, आप यहाँ तक कि भूख नहीं लगती है। ये तमाम लक्षण शुरू हो जाते हैं। और फिर जब ये कफ आपके फेफड़े में अस्थायी घर बना लेता है तो फिर आपके टिश्यूज को, यानी एल्वियोली को डैमेज करता है और डैमेज करने के बाद फिर ये लंग्स कैंसर की ओर अक्सर होता है, जहाँ पे चूंकि कैंसर आपके कोशिकाओं में होने वाली अनियमित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं, तो कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है, कैंसर म्यूटेटिव भी हो सकता है, म्यूटेंट से भी हो सकता है। तो जब कफ ज़्यादा वहाँ इकट्ठा हो जाता है और कफ के जमा हो जाने से एल्वियोली में एब्रेशन आ जाता है, उनमें कोई विशेष प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, तो वो परिवर्तन फिर कैंसर में परिवर्तित होने लगते हैं, जिस फिर लंग्स की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। ये जाँच रिपोर्ट में ऐसे आए हैं। और एक है आपका हम कह सकते हैं कि एम्फीसेमिया, जिसमें CPOD की ही तरह ये भी होता है, और फिर भी हम प्रिकॉशन बरतें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है जिसमें श्वसन मार्गों में अचानक कोई इन्फेक्शन हो जाए, गले में आपके खराश हो जाए, आप ठंडा पानी अचानक पी लें या कोई ऐसी पेय पदार्थ ले लें या कोई ऐसा ठंडा पदार्थ आप ले लें जिससे खाने में, गले में आपके दिक्कत आ जाए और उससे कोई इन्फेक्शन आपके पहुंच जाए। आइसक्रीम वगैरह आप खा लें और उसमें आइसक्रीम में कोई इन्फेक्शन हो या ठंडा होने नाते वो पकड़ ले। एक सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो कि आनुवंशिक स्थिति में होता है या जेनेटिक काज के कारण होता है। इसमें भी नालियों में बलगम जमने लगता है, ठीक नहीं होता और बलगम के निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसी तरीके से हम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपके लंग्स से ही संबंधित रोग है। अब ट्यूबरक्लोसिस में फेफड़े के अंदर कफ जमा होता है, उस कफ को बाहर निकालने के साथ साथ उसमें हमारे एल्वियोली से या हमारे ट्रैकियल चैम्बर से या हमारे रिस्पिरेटरी चैम्बर से उसमें ब्लड भी आने लगता है। जब आप खांसते हैं, खसारते हैं, कफ नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ रही है और आपका बॉडी वेट गिरता जा रहा है, भूख आपकी कम लग रही है, तो शरीर कमजोर होने से फिर आपको खांसने में भी दिक्कत होती है, तो कफ आपका बाहर नहीं आता और जब आप आता भी है तो उसमें ब्लड आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे हम इस बात से तस्दीक कर सकते हैं कि हम किसी टीबी के या ट्यूबरक्लोसिस के डॉक्टर से भी सलाह लें। अगर अचानक आप सोए हुए हैं और रात में आप उठते हैं, आप फखारते हैं या थूकते हैं, उसमें ब्लड आता है, तो भी आप किसी गले के विशेषज्ञ को या किसी ENT सर्जन को आप जरूर अपना चेकअप करा लें। अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे हम बचे कैसे। देखिए, फेफड़ों को स्मोक से या डस्ट से बचाने के लिए हमको सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, बॉडी वेट को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने खान पान में हमको सुधार करना पड़ेगा, हमको पौष्टिक ऐसे तत्व लेने पड़ेंगे जिससे हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आने ही ना पाए। हम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बात करेंगे। चूंकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन हैं और आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जुड़े हुए समाज हैं, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक के दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डस्ट एंड स्मोक से बचाव के साथ साथ हमको औषधियों का चुनाव भी जब करना पड़ता है तो हम उसमें P ग्रुप, C ग्रुप और A ग्रुप की मेडिसिन का चुनाव करते हैं। यस ग्रुप तो हमारा कॉमन हो गया। अब चूंकि अगर लंग्स में इन्फेक्शन है, लंग्स के लिए हमारे पास P4, F1 और G और C13। अगर आपका कफ बाहर नहीं आ रहा है
ये प्रयोग करके देखिएगा। अभी पिछले दिनों जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं स्वयं अचानक पीड़ित हुआ था और कफ मेरा बहुत बना, तो उसको निकालने के लिए मैंने इसी दवा का प्रयोग किया और आपके सामने मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो सीजनल सर्दी खांसी जुकाम बुखार होते हैं उससे जो कफ बनता है उसको बाहर निकल जाना ही उचित है, उसका अंदर रोकना ठीक नहीं है। तो P4, F1, C13 और G जब आप इसका प्रयोग करते हैं सुबह दोपहर शाम या 3 बार आप ले लें, हल्के गुनगुने पानी में ले लें D3 से, तो आपका कफ बाहर निकलने के लिए मजबूर होता है। कफ वहां से इंक्रीज करके ऊपर की ओर आएगा और G देने से कफ अंदर की ओर बनने के बजाय वो बाहर की ओर प्रोसीड करेगा, क्योंकि G का काम ही है कि पस्ट टेंडेंसी को रोकना, अर्थात RBC को WBC में कन्वर्ट होने से रोकना। क्योंकि कफ में म्यूकस मेम्ब्रेन का जमाव होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन को बाहर फेंकने के लिए हमको G का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कफ कम निकल रहा है तो उसी G में आप आरी मिला दीजिए। अगर आप G 20 बूंद दे रहे हैं और आरी आप 10 बूंद कर देंगे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपको खांसी में दिखाई पड़ेगा। अब अगर खांसी लगातार आ रही है, ये तो हमने कफ की बात की, अब अगर खांसी भी आ रही है तो आपको P3 और C13 ये दोनों दवा आपको सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप अलग से देनी पड़ेगी। अगर बॉडी वेट कम हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस की ओर आप बढ़ रहे हैं या ब्लड कैंसर की ओर, लंग्स कैंसर की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे L2 के साथ C1 देना पड़ेगा। L2 इसलिए देना है कि L2 आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन है। L2 C1 और C1 आपकी प्यूटेटरी ग्लैंड की मेडिसिन है, जो मास्टर ग्लैंड की मेडिसिन है, जो सारे हार्मोन्स को कवर करती है, जिससे आपके मानसिक संतुलन और आपके पाचन क्रिया के निकलने वाले सारे हार्मोन सक्रिय होंगे। इस तरह से L2 और C1 के साथ आपको वर्वन देना है। यानी 3 दवाएं आपने सेलेक्ट किया डस्ट एंड स्मोक से प्रभावित लोगों के लिए। पहला फार्मूला आपका बना L2 C1 प्लस वर्वन, दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया P3 C13 और तीसरा फार्मूला हमने बताया P4 F1 G और C13 दोनों में आपको देना है P3 के साथ भी और P4 के साथ भी, क्योंकि हमको म्यूकस मेम्ब्रेन P3 के साथ इसलिए देते हैं गले का म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर आए और खांसी कम आए, गले को एक नमता मिले जिससे गला सूखने पर खांसी ज़्यादा आती है, इसलिए गले में गीलापन होना चाहिए, तो वहाँ पे हम C13 का प्रयोग करते हैं। और P4 के साथ जो C13 का प्रयोग कर रहे हैं वो लंग्स में जो जमा हुआ कफ है, बलगम है, उसको बाहर निकालना है, तो वहाँ पर हमको C13 की याद आती है। अगर आप इन दवाओं को सुबह दोपहर शाम या 4 बार या 6 बार जैसी रोगी की आवश्यकता हो, बुजुर्ग अगर हैं, उम्र उनकी ज़्यादा है और कमजोरी ज़्यादा है, तो उनकी डोज आप 3 से 4 बार दे सकते हैं। युवा लोग हैं तो उनके बॉडी में इम्यूनिटी पावर जल्दी मेंटेन होता है, तो उनको आप 3 बार दे सकते हैं। बच्चों को भी आप 3 से 4 बार तक उम्र के अनुसार डोज घटाते हुए बढ़ाते हुए आप उनको सामने अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। तो डस्ट एंड स्मोक से बचने के लिए आपको पहली चीज़ तो स्मोक बिल्कुल त्यागना होगा। अपने रोगियों को बताइए कि स्मोक आपको त्यागना है। स्मोक के क्या बैड इफेक्ट हैं इसके बारे में आप उनको समझाएं। खाने में पौष्टिक तत्व भरे लें, जो भी संबंधित गर्म चीज़ें हैं उस हिसाब से सेवन करें। ठंडी चीज़ों का प्रयोग ना करें, और अगर डस्ट हो ही गया है तो सबसे पहले आप अपने नाक, मुख और आंख को बंद करके चलें। आंखों पर चश्मे का प्रयोग करें, नाक और मुख पर आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जरूर आप मास्क लगाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इलेक्ट्रोहोपैथी अपनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारा फिर फ़ोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9793252355। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। नमस्कार, आप सबका दिन अगला आने वाला मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।